शुरू करते हैं वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट का। गहलोत मंत्रिपरिषद बैठक की झलकियां। बगावत के बाद मंत्री बने 4 मंत्रियों को काटो तो खून नहीं। मंत्री बनने वाले बागी विधायकों से बोले गहलोत। रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी और ब्रिजेंद्र ओला का नाम लेकर बोले। कहा कि ये सभी तो छोड़कर चले गए थे हमको। आज जिस बैठक में हम सब बैठे हैं वो कैसे होती। ये तो बाकी मंत्री, विधायक और निर्दलीय डटे रहे मेरे साथ। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी मंत्रियों को आज फिर से नसीहत दी। जनता के लिए दरवाजे खुले रखकर काम करने की नसीहत दी गई। भरी बैठक में मंत्री प्रताप सिंह का उदाहरण दिया गहलोत ने और बोले कि प्रताप सिंह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वहीं प्रदेश में दिखेगा सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल। प्रदेश कांग्रेस की बैठक में सत्ता संगठन ने मिलकर तय किया है। मंत्री के प्रभार क्षेत्र या जिलों के दौरों से पहले मिलेगा पीसीसी को संदेश। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात पर मुख्यमंत्री गहलोत ने सहमति दे दी। मंत्री जब जाएंगे प्रभार क्षेत्र में उससे पहले मंत्री को मैसेज देना होगा, संदेश देना होगा। पीसीसी के संबंधित जिले के प्रभारी पदाधिकारी को यह संदेश पहुंचाना होगा। प्रभार वाले जिलों में जाकर मंत्री और पीसीसी पदाधिकारी एक साथ बैठक लेंगे। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो यह कि जनता की बात को सीधा सुना जाएगा और दूसरा, पार्टी पदाधिकारी वहां पर होंगे तो कार्यकर्ताओं की बातों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय प्रदेश दौरा 4 और 5 दिसंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। दरअसल 4 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे जैसलमेर पहुंचेंगे शाह। 3 बजे तनोट माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 4:50 पर सीमा चौकी रोहिताश के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 5 बजे सूर्य अस्त के समय रोहिताश चौकी का दौरा करेंगे। कमांडेंट 108 बटालियन द्वारा व्यू पॉइंट किया जाएगा प्रस्तुतिकरण। वहीं रात 8 बजे सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण और बड़ा खाना भी होगा जिसमें वो शिरकत करेंगे। रात को सीमा चौकी रोहिताश में अमित शाह विश्राम करने वाले, यानी कि सेना के जवानों के बीच में रात गुजारने वाले। वहीं 5 दिसंबर को सुबह 7:55 पर हेलीकॉप्टर से जैसलमेर पहुंचेंगे। सुबह 9:20 पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। दोपहर के बाद अमित शाह जैसलमेर से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जयपुर में दोपहर 2:15 पर जेईसीसी कन्वेंशन हॉल में वो पहुंचेंगे। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को बाकायदा वो संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 3:30 पर अमित शाह जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें लगभग 10,000 के आसपास कार्यकर्ता होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री के जयपुर दौरे और कांग्रेस की रैली से जुड़ा प्रकरण जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ में सुनवाई। सीनियर एडवोकेट पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने दौरे और रैली के आयोजन को नहीं माना कानून का उल्लंघन। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, रैलियों से किस कानून का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता कैसे कह सकते हैं कि कितने लोगों की रैलियों के अंदर भीड़ आने वाली है। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि याचिका में क्या जनहित है, यानी कि जनता से जुड़ा हुआ वो कौन सा हित है जिसका उल्लंघन इसके जरिए हो जाए। कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर भी रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के चलते राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव सहित कलेक्टर को भी पक्षकार बनाया गया था। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने पैरवी की। और अब बात करते हैं एसीबी के डीजी BL सोनी की सराहनीय पहल। एसीबी मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह। अब एसीबी निभाएगी सामाजिक जिम्मेदारी भी। प्रदेश की सभी एसीबी यूनिट लेगी एक ग्राम पंचायत को गोद। सजग ग्राम गोद अभियान के नाम से अभियान की शुरुआत की जाएगी। ग्राम पंचायत के हर ग्रामवासी को जागरूक किया जाएगा। 51 चयनित गांवों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक किया जाएगा।
मतलब ये बताया जाएगा कि आप सरकारी काम कराने जा रहे हैं तो पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वहां पर है वो आपका सेवक है, वो जनता का नौकर है, सरकारी नौकरी में है और काम करना जिम्मेदारी, और उसके लिए रिश्वत देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अगर कोई रिश्वत मांगे तो फिर एसीबी को शिकायत कीजिए, उसको पकड़ा जाए, क्योंकि जीवन में कभी रिश्वत नहीं देने का भी संकल्प इस अभियान के जरिए सभी को दिलाया जाए। गांव को भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह अभियान 6 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह के अंतर्गत इसको शुरू किया जाएगा। एसीबी ने करीब 51 गांवों को चयनित किया या कहीं की गोद लिया है, जिनको सजग किया जाएगा। हालांकि एसीबी बेहतरीन काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब घूसखोर एसीबी के शिकंजे में नहीं फंसता। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं, दिव्यांगों को जब अवसर मिलते हैं तो वो सामान्य से ज्यादा क्षमता से कार्य करते हैं, और ऐसे हजारों उदाहरण हमारे आसपास हैं। आकाश जैसी ऊंचाइयां हासिल करते हैं, वो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए। लुई ब्रेल, हेलन केलर, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं हाल ही में अपनी लेखा, जिन्होंने शारीरिक या मानसिक व्याधियों को दूर करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। अपनी कमजोरियों की परवाह नहीं की, उस कमजोरी को मजबूती दी, समाज के लिए विरल योगदान दिया। मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की गई। मनोचिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। राज्यपाल ने दिव्यांगों पर शॉर्ट फिल्म बी फॉर डॉल का अवलोकन भी किया। डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा तैयार की गई यह फिल्म और पोस्टर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं आलाकमान की नजर में बढ़ता डॉक्टर रघु शर्मा का रुतबा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के तौर पर बढ़ता रुतबा। जगदीश ठाकुर बने गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष। एआईसीसी ने जारी किया आदेश। अमित चावड़ा के इस्तीफे के बाद से पद खाली था। कल गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने मुलाकात की थी। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। जगदीश ठाकुर के नाम पर कल ही सहमति बन गई। दरअसल ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए ठाकुर की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण थी, और इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि रघु शर्मा का कद बढ़ रहा है, क्योंकि पहले राजस्थान में कोरोना मैकेनिज्म के लिए उनकी जमकर तारीफ हुई और अब गुजरात प्रभारी के तौर पर वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के 4 पॉजिटिव मरीजों से जुड़ी खबर। पॉजिटिव आने से पहले शादी समारोह में गया था परिवार। दरअसल 25 नवंबर को दुबई मुंबई होते हुए जयपुर पहुंचा था ये परिवार। 28 नवंबर को सिटी पैलेस में शादी समारोह में शरीक हुए थे, शिरकत की थी। अजीतगढ़ निवासी 2 लोगों की सीधे संपर्क में भी कई लोग आए थे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो चुका है। आनन फानन में सीएमएचओ सीकर को अलर्ट भी जारी कर दिया गया। परिवार के संपर्क में आए दोनों लोगों को सैंपल उठाने और क्वारंटीन के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि अगर कोरोना इनके जरिए दूसरों तक पहुंचा है तो उनको भी जल्दी राहत दी जा सके, दवाई शुरू की जा सके और आगे कोरोना को स्प्रेड करने से उनको रोका जा सके। वहीं प्रदेश वासियों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस बार नहीं पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। राज्य समेत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान रहेगा सामान्य। दरअसल हिमालय की तलहटी के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। ऐसे में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कम सर्दी के आसार की संभावना जताई गई। दिसंबर और जनवरी के बीच चलने वाली शीतलहर की संभावना भी बेहद कम है। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का असर थोड़ा कम रहने की संभावना जताई गई है, यानी बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर बेल्ट में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। वहीं चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और पाली बेल्ट में न्यूनतम तापमान इस बार सामान्य रहने की संभावना है। उदयपुर इलाके में न्यूनतम तापमान
सामान्य से थोड़ा सा कम रह सकता है। दीदी में सोनिया का विकल्प बनने की होड़, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दे रही हवा। ममता के लिए राष्ट्रीय क्षेत्रीय विकल्प की योजना बनाई जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को मात देने के लिए ममता की नई स्ट्रेटजी, नई रणनीति सामने आ रही है। कांग्रेस के बजाय दूसरा विपक्षी नेतृत्व तैयार करना चाहती है दीदी। यूपी के क्षेत्रीय दलों में ध्रुवीकरण पर ममता का विशेष फोकस है, यानी कि जो अभी भी कांग्रेस के अमरेला के नीचे यूपीए का हिस्सा, उनको ममता अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को राष्ट्रीय संदर्भों में अलग थलग करने का प्रयास भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे प्रयास से तो आम जन में यही संदेश जा रहा, विपक्ष एकजुट नहीं है। और फिर भी दीदी 2024 के चुनावी महासंग्राम में विपक्ष के नेतृत्व से कांग्रेस को विमुक्त करना चाहती है। वहीं ममता के यूपीए पर सवाल के मायने क्या है? पवार से मीटिंग के बाद दीदी ने कहा, कौन सा यूपीए? यूपीए को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। ममता का यूपीए से क्या लेना देना, वो काफी समय ही पहले बाहर हो चुकी। वैसे दीदी एनडीए का भी हिस्सा रही है, लेकिन उस पर बोलती कुछ नहीं। जबकि यूपीए में जो पार्टियां हैं, उनके नेता कभी नहीं देते ऐसे बयान। फिर बात चाहे एनसीपी की हो, शिवसेना की हो, जेएमएम की हो, डीएमके की हो, आरजेडी की हो, उनके नेता यूपीए पर कभी सवाल नहीं उठाते। बहुत मजबूत नहीं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेतृत्व में ढीला ढाला यूपीए मौजूद है। इतना ही नहीं, स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी, इनमें से किसी को राहुल या कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से किसी की भी दीदी जैसी देश का प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है। और शायद ममता पवार दोनों को राहुल से कोई परेशानी तभी इस तरीके का बयान सामने आया। तो फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि पवार और दीदी राहुल से खफा है तो अगर क्यों? पवार तो हर मसले पर सोनिया से बात करते रहे हैं, वहीं ममता भी पवार का ही कर रही है अनुसरण। दीदी भी राहुल के बजाय सोनिया गांधी से मेल मुलाकात करती रही। राहुल द्वारा येचुरी, अधीर रंजन को महत्व देना क्या ममता को पसंद नहीं आया? वहीं महाराष्ट्र में राहुल द्वारा नाना पटोले को आगे करने से भी पवार नाखुश है। वैसे पवार की सोनिया गांधी से कई मसलों पर नाराजगी जग जाहिर है, और इन सभी मतभेदों के कारण ममता और पवार की राहुल गांधी से नहीं बन रही।